विषय पर जब बातचीत की थी कि इस छात्र संसद, इस ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों की संसद में हमें जिस विषय पर बातचीत करनी है, तो संजय जी ने मुझे बताया था कि हमें जल से जुड़े हुए विभिन्न पक्ष और विशेष रूप से नदियों को जोड़ने के लेकर के जो भारत में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आदरणीय अटल जी के सपने को साकार करने के लिए जो काम कर रही है और वो आत्मनिर्भर भारत बनाने के इस स्वप्न को साकार करने में किस तरह से योगदान करेगी, इसके बारे में बात करनी चाहिए। मैं अपनी बातचीत को उसी क्रम में, जैसा मुझे संजय जी ने मार्गदर्शन दिया था, उसी क्रम में प्रारंभ करना चाहूंगा। आप लोग सब बिहार के अलग अलग कोनों से आते हैं और सबने अनुभव किया है कि बिहार के लगभग, उत्तर बिहार के विशेष रूप से लगभग पूरे बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो एक ही हिस्सा ऐसा है जहां हर साल सूखे की संकट को झेलना पड़ता है, जबकि दूसरी तरफ बिहार का ही एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसे हर साल बाढ़ के प्रकोप को देखना होता है। यदि भारत के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो भारत में भी लगभग देश की 18% भूभाग ऐसा है जिसमें हर साल बाढ़ आती है। और मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, सुदूर पश्चिमी राजस्थान के तपते हुए धोरों के बीच से, जहां अगर पिछले 75 साल के आंकड़ों को देखा जाए तो उन 75 साल में से लगभग 68 साल तक, 68 ईयर्स आउट ऑफ 75 ईयर्स, 68 साल तक किसी न किसी रूप में सूखे का प्रकोप हुआ है। कभी 25% डेफिसिट रेनफॉल हुआ होगा, कभी 50% कमी रही होगी, कभी 75% कमी रही होगी। और इस 72-73 साल की यात्रा में अनेक मुकाम ऐसे आए कि 3-3 साल तक लगातार बिना बरसात, बिना बूंद भी बरसे बादल ऊपर से निकल गए। ये जो मिसमैच देश में है, इस समस्या का स्थायी समाधान यदि कहीं हो सकता है तो जो अटल जी ने जिस विषय की संकल्पना की थी कि देश की नदियों को जोड़ा जाए और सरप्लस बेसिन से डेफिसिट बेसिन की तरफ पानी ट्रांसफर किया जाए। मित्रों, 2002 में अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल के समय में माननीय अटल जी ने यह संकल्पना देश के सामने रखी थी और उस समय जब उन्होंने प्रारंभिक अपना उद्बोधन इस नदियों को जोड़ने के विषय में को लेकर के दिया था, मैं आज गर्व से इस बिहार की धरती पर खड़े होकर के ये बात कह सकता हूं कि उन्होंने उल्लेख किया था कि इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को के इतिहास में यदि हम जाएं तो उसके सूत्र हमें बिहार से जुड़े हुए मिलते हैं। जब 17वीं शताब्दी में बिहार के तत्कालीन बेतिया राजवंश ने बिहार की 2 नदियों चंद्रावत नदी को गंडक नदी से जोड़ने के लिए एक इंटरलिंक को उस समय स्थापित किया था, क्योंकि वो लिंक उस समय के ट्रेड रूट के लिए आवश्यक था। दुर्भाग्य से अटल जी के प्रधानमंत्री न रहने के कारण से सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद भी इस दिशा में हम आगे नहीं बढ़ सके। लेकिन 2014 में जब देश की जनता ने आशीर्वाद देकर के नरेंद्र मोदी जी को देश की राजनीति की समीक्षा करने वाले सारे संस्थानों, उप संस्थानों या सारे ऐसे इंडिविजुअल्स की राय के उलट पूर्ण बहुमत देकर के देश का प्रधानमंत्री बनने का अवसर प्रदान किया, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अटल जी के इस छूटे हुए सपने को पूरा करने की दिशा में काम करने का मंतव्य देश के सामने स्पष्ट किया। न केवल काम करने का मंतव्य, अपितु इस दिशा में तेजी से काम करते हुए पूरे देश भर में ऐसे लिंक्स को आइडेंटिफाई किया गया और ऐसे 31 लिंक चिन्हित किए गए जहां सरप्लस बेसिन से डेफिसिट बेसिन में पानी ट्रांसफर किया जा सकता है। हम सब जानते हैं कि पानी हमारे संविधान के अनुरूप, प्रदत्त व्यवस्था के अनुरूप राज्यों का विषय है। इस नाते प्रारंभिक तौर पर राज्यों को इस विषय में अपने आप में आगे आकर के सहमति बनाने की आवश्यकता है। लेकिन दुर्भाग्य से मैं ऐसा मानता हूं कि आजकल जो पानी है
वो हाइड्रोलॉजी या साइंस या इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट होने के बजाय पॉलिटिक्स और सेंटिमेंट्स का सब्जेक्ट ज़्यादा हो गया। जब हम रिव्यू करते हैं, बैठते हैं, राज्यों के साथ में चर्चा करते हैं, 6000 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी के बंटवारे में 50 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी के बंटवारे का विवाद जो है वो 1985 से लेकर के 2021 तक आने तक भी समाधान नहीं हो पाता, और उसके कारण से हम अपने प्रदेशों का और देश का कितना बड़ा नुकसान करते हैं, शायद हम इसको विचार करने की आवश्यकता है। लेकिन आज मैं गर्व के साथ में ये बात कह सकता हूं कि हम उस दिशा में बहुत तेजी के साथ में आगे बढ़े हैं, और नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान में दिए गए ऐसे सारे लिंक्स पर लगभग सहमति बन चुकी है। मेरी मर्यादा है, मेरी सीमितता है कि मैं उसके बारे में आज घोषणा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन शीघ्र ही देश नदियों के जोड़ने की श्रृंखला की पहली कड़ी को साकार होते हुए देखने वाला है। बिहार से जो यात्रा 17वीं शताब्दी में प्रारंभ हुई थी, वो यात्रा निश्चित रूप से अब एक सपना, वो सपना जो है साकार होने वाला है, धरातल पर उतरने वाला है। जो अंतरराज्यीय लिंक के अतिरिक्त राज्यों में इंट्रा स्टेट लिंक भी बहुत सारे आइडेंटिफाई किए गए थे। बिहार प्रदेश में भी जो कुल 18 योजनाएं जो बिहार को छू करके निकलती है, जो चिन्हित की गई, उनमें से 8 परियोजनाएं बिहार की विद इन द बिहार स्टेट ऐसी योजनाएं हैं, जिनमें सबसे जो प्रमुख है वो कोसी मेची लिंक योजना है। और मैं खुशी के साथ में आप सबके साथ में ये साझा कर सकता हूं कि बिहार के लिए अनेक बिहार के लोगों का सपने को सच करने वाली योजना, बिहार के 2 लाख से ज्यादा हेक्टेयर के किसानों के सिंचाई के अरमानों को पूरा करने वाली ये योजना, इसे टेक्निकल क्लियरेंस मिल गई है। इसको जो है जितनी भी स्टैट्यूटरी क्लियरेंसेस की आवश्यकता होती है, जो पर्यावरण से जुड़ी हुई, वन्य जीव से जुड़ी हुई जितनी भी टेक्निकल क्लियरेंसेस की आवश्यकता होती है, उन सारी क्लियरेंसेस को अब इस योजना को पूरा करने के लिए अनुमति प्रदान कर दी गई। क्योंकि भारत में, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कई सारे ऐसे आंदोलन जीवी हैं जो इन सारे विषयों को किस तरह से आंदोलन के माध्यम से रोका जा सकता है, इसी के निमित्त काम करते हैं। अभी हम लोग एक इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। प्रोजेक्ट को जब एनवायरमेंट क्लियरेंस मिली, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि कुछ ही दिन बाद में वाइल्ड लाइफ के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एक वाद दायर किया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्योंकि उसमें टाइगर इफेक्ट होने वाला है, टाइगर को लेकर के हमारे देश में और दुनिया में बहुत सारी सेंसिटिविटी है, टाइगर कंजर्वेशन जोन का कुछ हिस्सा उसमें जाने वाला था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि सामान्य परंपरा प्रक्रिया जो है, भारत का कानून ये कहता है कि फॉरेस्ट की जितनी लैंड जाती है उतनी लैंड आपको कंपनसेट करनी होती है, या उससे दुगनी लैंड आपको कहीं भी डाउनग्रेडेड फॉरेस्ट के रूप में कहीं भी आप प्रदेश में दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि नहीं, आपको दुगना जमीन देना पड़ेगा। हमने दुगना जमीन ढूंढी, सब कुछ हुआ। उसके बाद में एक वाद दायर किया गया कि जो है इस जमीन से इस जमीन के बीच में टाइगर किस तरह से यात्रा करके जाएगा। हमने सारे तकनीकी विशेषज्ञों के साथ ले जा करके उनको ये बताया कि तकनीकी ये इस तरह के हम वेज बनाएंगे, पाथवेज बनाएंगे, जिससे टाइगर एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकेगा। जहां बांध बनने वाला है वहां बहुत सारी क्रीक्स हैं, हजारों की संख्या में क्रीक्स हैं, और ऐसा माना जाता है कि उन क्रीक्स में जो है वो वल्चर अपने अंडे दे रहे हैं। हजारों की संख्या में क्रीक्स होंगी, उसमें से कुछ का शायद उपयोग करता होगा। मेरे आंदोलनजीवी मित्र जो है उन्होंने अब तीसरा सुप्रीम कोर्ट में वाद दायर किया है कि इन क्रीक्स में से अगर 10% क्रीक डूब जाएंगे तो वल्चर अंडे कहां देगा। पहले मंत्री इस बात का स्पष्टीकरण दे, तो अभी मैं उसका स्पष्टीकरण देने की कोशिश कर रहा हूँ। वो क्षेत्र क्योंकि आदरणीय भक्ति जी के प्रदेश से आता है, मैं निश्चित रूप से इनको अभिनंदन करना चाहता हूँ, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़े पर्सपेक्टिव में यदि हम सबको इन चुनौतियों से जूझना पड़ता है, तो निश्चित रूप से स्थानीय स्तर पर काम करते हुए भी आप सबको भी इसी तरह की चुनौतियों से रूबरू होते हुए अपने काम को परिणाम के स्तर पर ले जाना होता है। और मैं अभिनंदन करना चाहता हूं कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसी सारी समस्याओं के समाधान अपने स्तर पर खोजते हुए उन सारी चुनौतियों को जो है ध्वस्त करते हुए भी अपने सपनों का अपने क्षेत्र में विकास करने का काम करने में जो है वो सफलता प्राप्त की है।
मित्रों, आज हम ग्राम स्वराज्य पर बात करने के लिए यहाँ खड़े हैं। ये ग्राम स्वराज्य का शब्द का जो सबसे पहले आजादी की लड़ाई के समय में बहुत बार इस पर विचार हुआ था, और आज अब तो हम ऐसे महत्वपूर्ण समय पर खड़े होकर के बात कर रहे हैं जब कल से आजादी का अमृत महोत्सव जो 75 साल पूरे होने, उस अमृत महोत्सव की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने दांडी साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी तक की यात्रा, जिसका जिक्र अभी आदरणीय गिरिराज सिंह जी कर रहे थे, उसका सूत्रपात किया, उसका प्रारंभ किया है। ये निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए एक ऐसा समय है, एक ऐसा विचार का समय, ये केवल सेलिब्रेशन का समय नहीं। जो ग्राम स्वराज्य शब्द जिसकी कल्पना सबसे पहले महर्षि दयानंद सरस्वती ने की थी, वो स्वराज्य शब्द जिसने भारत के स्वाधीनता के संग्राम में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की और हजारों हजार लोगों को अपने प्राणों का उत्सर्ग करने के लिए प्रेरित किया, लाखों लोगों को अपने जीवन को और जवानी को समर्पित करने के लिए प्रेरित किया, वो स्वराज्य का आंदोलन जो है, आज हम जिस मुकाम पर खड़े हैं, हम सब लोगों के लिए एक इंट्रोस्पेक्शन का समय भी, हम सब लोगों को पीछे घूम करके देखने का, सिंहावलोकन करने का एक अवसर इसके रूप में इसे लेना चाहिए। और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यह हमारे लिए केवल एक सेलिब्रेशन नहीं है, अपितु 100 साल जिस दिन आजादी के पूरे होंगे, हम शताब्दी वर्ष मनाएंगे। उस शताब्दी वर्ष मनाने के लेकर के, उस दिन को लेकर के हमारी भारत की जो कल्पना है, उस कल्पना को साकार करने का मार्ग हम किन कदमों के साथ में तय करेंगे, आज उन कदमों को तय करने का समय भी है, उन कदमों को निश्चित करने का समय भी है। और जैसा अभी आदरणीय गिरिराज सिंह जी कह रहे थे, मैं गिरिराज सिंह जी की बात ही को आगे बढ़ाना चाहता हूं। अभी वो अनुपस्थित है, वरना मैं मुझे शायद जैसा उन्होंने मुझे और मेरे ऊपर हंसते हंसते एक कटाक्ष किया, मुझे मेरे पास भी अवसर था, पर आज वो नहीं है, इसलिए किसी और दिन के लिए मैं उसको बचा करके रखना चाहता हूं। ये निश्चित रूप से देश को आत्मनिर्भर बनाना है, देश को सपनों का भारत बनाना है, देश को समृद्ध, सक्षम, शक्तिशाली और संपन्न राष्ट्र ऐसा बनाना है, जिस नारे को लेकर के हम में से बहुत सारे लोगों ने कि हमें देश को विश्व गुरु बनाना है, हमें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देशों की श्रृंखला में ले जाकर के भारत को खड़ा करना है। तो आत्मनिर्भरता उसका मार्ग है, लेकिन उसकी परिणति का रास्ता जो है वो देश के गांव, गरीब, किसान और देश कल्याण। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, आप सब लोगों को निश्चित रूप से जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, प्रधानमंत्री बनने से पूर्व चुनाव का परिणाम आने के बाद जब संसद के केंद्रीय कक्ष में, उस सभागार में उन्होंने एनडीए का घटक दल का नेता चुने जाने के समय में जो भाषण दिया था, उन्होंने कहा जब नई सरकार बनती है, लोग कल्पना करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि ये सरकार उद्योगों की हितकारी सरकार होगी या मजदूर के लिए काम करेगी, ये सरकार किसान के लिए काम करेगी या व्यवसायी और व्यापारी के लिए काम करेगी, ये किसान विज्ञान और तकनीकी के लिए काम करेगी या खेत और खलिहान के लिए काम करेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमें जनता, देश की जनता ने यह अवसर देश चलाने के लिए नहीं दिया है, ये अवसर देश की जनता ने हमें देश को बनाने के लिए दिया। और उन्होंने कहा था कि ये देश को बनाना यदि है तो भारत, जो चर्चा हम हमेशा करते हैं कि उसकी आत्मा गांव में निवास करती है, इस देश के नवनिर्माण का रास्ता गांव, गरीब, खेत, खलिहान, इन सब से होकर के जाता है। और उन्होंने देश के सामने, दुनिया के सामने अपना कमिटमेंट दिखाया कि मेरी सरकार गांव, गरीब, किसान, पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित, इन सब के हित में काम करेगी। ये केवल एक स्लोगन नहीं था, केवल एक नारा नहीं था, इसको साकार करने की दिशा में जिस तरह से उन्होंने काम किया, उन्होंने जिस तरह से अपने 5 साल के कालखंड में, पहले कालखंड में जिस तरह से सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, कि सामान्य मानवी आजादी के 70 साल बाद में भी अभी मूलभूत आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति के दृष्टि से ही सोचने को विवश है। आज भी मेरे गांव में बैठा हुआ व्यक्ति सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, सैनिटेशन, इन्हीं सब के संघर्ष, चिकित्सा, इन सब के संघर्ष से जूझ रहा है। जब तक इनसे ऊपर उठ करके वो न सोचने लगेगा, तब तक देश को हम आगे नहीं बढ़ा सकते। और जब उन्होंने इस संकल्प के साथ में काम करना प्रारंभ किया, मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता कि पिछले 5 साल में सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने की जितनी योजनाएं प्रारंभ की है, उन्हें 100% सफलता के साथ में पूरा भी किया गया।
एक देश में गवर्नेंस की नई परिपाटी बनी। इससे पहले भी देश में इस तरह की आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति के लिए, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्यक्रम लिए जाते थे, योजनाएं बनी जाती थी। लेकिन वो योजनाएं, आप सब लोग धरातल पर काम करने वाले लोग हैं, वो योजना किसको मिलती थी, लाभ किसको मिलता था? विधायक के रिश्तेदार को, उसके कार्यकर्ता को, सरपंच साहब के किसी न किसी रिश्तेदार या कार्यकर्ता को, या किसी प्रभावशाली व्यक्ति को। जो समाज के अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है, वो फिर भी उस विकास की सौगात का इंतजार ही करता रहता था। पहली बार इस देश में गवर्नेंस की नई परिभाषा लिखी गई कि जो कुछ भी करेंगे वो 100% लोगों तक पहुंचे, इस लक्ष्य के साथ। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कामों की श्रृंखला प्रारंभ हुई थी, उसी श्रृंखला में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में जब दोबारा प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के साथ साथ में ही उन्होंने जल जीवन मिशन को प्रारंभ किया, और इस संकल्प के साथ में कि देश के हर एक घर तक पीने का पानी 2024 तक पहुंचे, इस लक्ष्य के साथ में काम करना प्रारंभ। मित्रों, मैं एक बार फिर आपको बैकग्राउंड में लेकर के जाना चाहता हूं। 2014 में जब 2 अक्टूबर के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन का आह्वान देश के सामने किया था, और जब अपने उस आइकॉनिक स्पीच में उन्होंने ये कहा था कि क्या हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती जब मनाएंगे, तब 2019 की 2 अक्टूबर को हम खड़े होकर के ये कह पाएंगे कि क्या हमारे देश में हमने 100% ओपन डेफिकेशन फ्री ये स्टेटस प्राप्त कर लिया। हमारे देश की महिलाएं, हमारे देश की माताएं, बहनें जो नित्य प्रतिदिन गरिमा के साथ में समझौता करने के लिए विवश है, क्या हम उनको इस अभिशाप से मुक्ति दिला पाएंगे? और अब की बार जब 2019 के लाल किले के प्राचीर पर उन्होंने खड़े होकर के कहा कि देश की सरकार ने, प्रदेशों की सरकारों ने, स्थानीय सरकारों ने, गांवों की सरकारों ने जो काम किया है, उन तमाम प्रयासों की बदौलत पे आज भी देश के केवल 16% महिलाओं के घरों की तक ही पीने का पानी पहुंचता है। शेष 84% घरों की महिलाओं को, माताओं बहनों को आज भी पीने का पानी लेने के लिए अपने घर से बाहर जाना पड़ता है। कुछ चापाकल यदि 100 मीटर पर दूर होगा तो वहां जाते होंगे, कुछ 200 मीटर पर जाते होंगे। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, मित्रों, आप में से यदि किसी ने उस क्षेत्र को देखा हो तो मेरे गांव की महिलाओं को मैंने बचपन में देखा है कि जब लड़की 12-13 साल की होती थी, 11-12-13 साल की, कौतूहलवश अपने माँ के साथ में एक छोटी गगरी माथे पर उठा करके जाना शुरू करते थे, और वो यात्रा जो 11 साल की उम्र से शुरू होती थी, वो 70 साल की उम्र तक, जब तक कमर झुक नहीं जाती थी और पांव जवाब नहीं देते थे, तब तक 11 साल की उम्र से जैसे जैसे उम्र बढ़ती थी, सिर पर बढ़ने पर रखी जाने वाली गगरियों की संख्या बढ़ती जाती थी, और जब बुढ़ापे में कमर झुकती थी तब एक एक करके वो गगरियों की संख्या कम होती थी। 70 साल के उस कालखंड में वो 5-5, 10-10 किलोमीटर नित्य प्रतिदिन बिना किसी नागा के पानी लाने के लिए, परिवार की आवश्यकता की पानी के लिए चलती थी। और वो जितना परिश्रम करती थी, यदि उस 70 साल के सारे दिनों को, कुल तय किए हुए किलोमीटर्स को अगर पूरी उस 60 साल के जीवन काल में मल्टीप्लाई करें, हम गंगा की परिक्रमा करते हैं, हम जो है पर्वत की परिक्रमा करते हैं, कुछ लोग, सौभाग्यशाली लोग जाकर के कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा करते होंगे, वो मेरी माँ और बहन धरती की 4-4 बार परिक्रमा करने जितने, कितना बड़ा अभिशाप। और उसके बावजूद भी उसको जो पानी मिलेगा, उस पानी की क्वालिटी और क्वांटिटी को लेकर के किसी तरह का एश्योरेंस नहीं था। कहीं फ्लोराइड से भरा हुआ पानी, कहीं जहरीला पानी, ये जानते बूझते हुए कि इस पानी को पीने से मेरे बच्चे, मेरे परिवार के सदस्यों के हमेशा हमेशा के लिए दिव्यांगता का अभिशाप मिल जाएगा। लेकिन एक तरफ प्यास और दूसरी तरफ दिव्यांगता, प्यास से मरते हुए बच्चे के बजाय वो दिव्यांगता को अब जो है सहर्ष स्वीकार करते हैं। हजारों लोग, हजार लाखों परिवार ऐसे होंगे जो इस अभिशाप को जीने के लिए, के साथ में जीने के लिए मजबूर थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प के साथ में कि हम अगले 5 साल में देश के प्रत्येक घर तक पीने का स्वच्छ पानी, समुचित मात्रा में पानी और नियमितता के साथ में पानी देंगे। FHTC की जो कल्पना उन्होंने दी, फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, उन्होंने कहा कि ये केवल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन का प्रोग्राम नहीं है, ये प्रोग्राम फंक्शनैलिटी का आधार ये होगा कि वो नित्य मिले, नियमित मिले, समुचित मिले
और सुरक्षित मिले, इस संकल्पना के साथ में उन्होंने काम करना प्रारंभ किया। आज मैं गर्व के साथ में ये बात कह सकता हूँ, 2019 में जब उन्होंने यात्रा प्रारंभ की थी हमने उनके नेतृत्व में, तब जैसा मैंने कहा केवल 16% घरों तक पीने का पानी पहुंचता था। 19 करोड़ आवास में से केवल 3 करोड़ 23 लाख ही ऐसे सौभाग्यशाली घर थे जिनकी माताओं बहनों को पीने का पानी लेने के लिए घर से बाहर नहीं जाना पड़ता था। मैंने जैसा कहा जल राज्य का विषय है। राज्यों ने कि अपनी अपनी प्राथमिकताएं, अपनी अपनी अलग अलग तरह की परिस्थितियां, विविधताओं से भरा हुआ हमारा देश है। हमने राज्यों के साथ में कंसल्टेशन किया, मंत्रियों के स्तर पर कंसल्टेशन किया, सचिवों के स्तर पर कंसल्टेशन किया, हमने इंजीनियर्स के स्तर पर कंसल्टेशन किया, हमने अलग अलग रीजनल वर्कशॉप करके कंसल्टेशन किया। और उस कंसल्टेशन के बाद में हमने 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे, अटल जी के जन्मदिन के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी के कलकमलों से एक गाइडलाइन को लॉन्च किया। 25 दिसंबर 2019 से वास्तव में धरातल पर हकीकत में काम करना प्रारंभ हुआ। और आप सबको स्मरण होगा वो दिन 25 मार्च का, जिस दिन लॉकडाउन की घोषणा हुई, देश ठहर गया। पेंडेमिक की परिस्थिति थी, पूरा देश डरा हुआ था, सहमा हुआ था, टिटका हुआ था। और उसके बाद में लगातार पिछले 1 साल से हम पेंडेमिक से संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन इस संघर्ष के बावजूद भी जब नेतृत्व की समाधान करने की क्षमता हो और नेतृत्व का समाधान करने का कमिटमेंट हो, मैं अभिनंदन करना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री का कि हमें एक भी दिन व्यर्थ किए बिना हमने उस मिशन पर लगातार अपना काम जारी रखा। और आज मैं गर्व के साथ में ये बात कह सकता हूं कि 25 दिसंबर 2019 पे जो 3 करोड़ 23 लाख की संख्या थी, आज पिछले 70 साल में जो 3 करोड़ 23 लाख की संख्या हमने अर्जित की थी, केवल 15 महीने के कालखंड में उसे हमने 7 करोड़ तक पहुंचाने में, 7 करोड़ 3 लाख तक पहुंचाने में कामयाबी हुई। 3 करोड़ 80 लाख कनेक्शन हमने 15 महीने में दिए। और उसके लिए जिस तरह से स्थानीय स्तर पर ग्राम के सरपंचों से लेकर के राज्य की सरकारों ने जिस तरह से सहयोग दिया, मैं उनका इस अवसर पर उन सब का अभिनंदन करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। आज हमने एक नई व्यवस्था का सूत्र जो है प्रारंभ किया है। हमने एक नई गाइडलाइन इश्यू की है, एक नई प्लेटफॉर्म हमने बना करके खड़ा किया है कि जिसमें देश में कोई भी व्यक्ति हम इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसा कहते हैं कि आपदा में अवसर को तलाश करना चाहिए। जब देश में कोरोना की आपदा आई थी तब देश में केवल एक लेबोरेटरी हुआ करती थी। हम सब जानते हैं पुणे की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का जो संस्थान था, वहीं केवल हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में ही केवल इन टेस्ट को कर सकते थे। लेकिन आज 2000 से ज्यादा लेबोरेटरीज जो है वो NABL एक्रेडिटेड लेबोरेटरीज है। आज हमने जो है 10 लाख से ज्यादा टेस्ट रोज कर सके ऐसी क्षमता हमने अर्जित कर ली। हमने